नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के जो अगला पार्ट आपका पार्ट 2 का है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, उस पर, क्योंकि पार्ट 1 पर हम लोग चर्चा कर ही चुके थे और वहां पर हमने 50 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को देखा था। यहां पर हम अगले 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये समझिए ये आपकी लास्ट वीडियो है। 2 वीडियोस बहुत हैं आप सभी के लिए। बाकी जैसा जैसा मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया कि भाई प्रैक्टिकल में जो भी आपने 6 फाइल्स बनाई हैं उनके बारे में अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लेना। आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कौन सा बच्चा सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज का पहला क्वेश्चन है एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन में अंतर। ये दोनों आपके एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन के अंतर्गत आती है। ये दोनों आपका अनुकूलन के अंतर्गत आती है। तो भैया अनुकूलन या एडेप्टेशन, उसी के अंतर्गत एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन। तो भाई एकोमोडेशन हम क्या करते हैं, कहते हैं कि छात्र को हम वही सिखाएंगे जो दूसरे छात्र सीख रहे हैं। यानी छात्र वो हर चीज सीखेगा जो दूसरा छात्र सीख रहा है। ठीक है। अगर उसको आपको सिखाना है, अगर बच्चे को आपको सिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, बच्चे को समय ज्यादा दे सकते हो, लेकिन सिखाओगे वही जो दूसरे छात्र सीख रहे हैं। ठीक है। आप उनका मानक निर्धारित कर सकते हो, उनका लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो, लेकिन सिखाना वही है जो भैया दूसरे छात्र सीख रहे हैं। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, बच्चे को अतिरिक्त समय दे दो, तब सिखाओ वही। लेकिन आप जो है बच्चे को बड़ी प्रिंट वाली पुस्तक या ऑडियो बुक दे दो, लेकिन सिखाना वही है जो सारे छात्र सीख रहे हैं। आप बच्चे के लिए कंप्यूटर टाइपराइटर इसका उपयोग कर दो, लेकिन सिखाना वही है जो हर छात्र सीख रहा है। आप बैठने की अलग या शांत वातावरण की व्यवस्था कर दो, लेकिन सिखाना वही है जो हर छात्र सीख रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि मान लो आपको बच्चे को सिखाना है और बच्चे को पढ़ने लिखने या बोलने में समस्या है, तो आप उससे उतना ही काम करवाओ जितनी उससे आपको अपेक्षा है, जितना वो कर सकता है। बच्चा जितना कर सकता है, कर सकता है, आपको उतना ही काम उससे करवाना है। जैसे दूसरे बच्चों से अगर आप पूरे लेसन को पढ़वा रहे हो तो बच्चे से आप थोड़ा पढ़वा लो, उसका सारांश पढ़वा लो। यानी कि छात्र सीखता है या अपेक्षित है, इसमें बदलाव लाया जा सकता है। भाई क्या सीख रहा है, क्या अपेक्षित है, उसमें आप बदलाव ले आइए, थोड़ा सिखाइए, कोई समस्या नहीं। छात्र कम या अलग सामग्री सीखता है या अपेक्षाएं कम कर दी जाती है। ठीक है। जैसे छोटा या आसान पाठ को पढ़ाना, परीक्षा में कम सवाल पूछना, ठीक है, होमवर्क की मात्रा कम करना, कम असाइनमेंट देना। तो ये जो कम चीजें आप दे रहे हो, ये आपको मॉडिफिकेशन के अंतर्गत आएगी, आपके संशोधन या परिवर्तन के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूडीएल, यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। दूसरा क्वेश्चन है भैया यूडीएल के प्रमुख 3 प्रिंसिपल, यानी कि 3 सिद्धांतों की जब भी बात करें यूडीएल के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो भैया जानकारी प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके। किन तरीकों से जानकारी प्रस्तुत की जाती है, चार्ट, चित्र, वीडियो, ऑडियो, इनके माध्यम से। सीखने में रुचि को बढ़ाने के तरीके। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं आपके यूडीएल के, इसको भी याद कर लीजिएगा। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, सबके लिए एक ऐसा सार्वभौमिक डिजाइन तैयार करना जिसमें सारे बच्चे अच्छी तरीके से काम कर सके, पढ़ सके और आगे बढ़ सके। खेल, गतिविधि, सामूहिक कार्य आदि के माध्यम से। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड आपका एक्सप्रेशन, यानी कि सीखी हुई बात को व्यक्त करना और उनका विभिन्न तरीका, बोलकर, लिखकर, चित्र कर माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, ऐसे तरीकों से। आईपी क्या है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम एक व्यक्तिगत शैक्षिक योजना होती है जो बच्चे की जरूरत, क्षमता और के अनुसार जो है लक्ष्यों को बनाती है।
ठीक है। आईपी के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप बच्चे का वर्तमान स्तर यानी कि बच्चे का असेसमेंट करते हैं। उसके बाद में वार्षिक लक्ष्य आप जो है लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं। उसके बाद में शिक्षण रणनीतियां लगाते हैं बच्चे पर, और बच्चे का लास्ट में जो है वो मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन की योजना बनाते हैं। ठीक है भैया। इसके बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन सभी को पता है कि सभी बच्चे जो है एक जगह पर, मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी। रीइंफोर्समेंट की बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आप लोग हर जगह पर बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते हो। एक आपका होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक आपका निगेटिव रीइंफोर्समेंट। भाई अगर किसी भी कार्य को और अच्छी तरीके से कराना है, कोई वांछनीय कार्य, कोई अच्छा कार्य जो बहुत अच्छी तरीके से कराना है, और कोई ऐसा कार्य जो आपको, कोई ऐसी घटना जो आपको कम करनी है, उसके लिए आप रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं। वो होता है आपका पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार देना, ये आपका क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। निगेटिव क्या होगा? अच्छे व्यवहार पर अप्रिय स्थिति को हटाना, वो आपका क्या है? निगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है। कार्य पूरा करने पर अतिरिक्त कार्य ना देना। ठीक है, तो ये आपका क्या था? निगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसके बाद में आईसीटी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मतलब होता है भैया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी में क्या क्या आता है? तो कहोगे सर स्मार्ट बोर्ड आता है, कंप्यूटर आता है, मोबाइल ऐप्स आती हैं। ठीक है। और उसके बाद में अगर आप कहोगे तो इसको थोड़ा हम हटा दें, इस क्वेश्चन को पूरा कर लें, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आईसीटी में आपका ऑनलाइन शिक्षण आएगा, वीडियो आधारित शिक्षण आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद में असिस्टिव टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? तो कहोगे सर हेयरिंग एड आता है, स्क्रीन रीडर आता है, ब्रेल डिस्प्ले आती है, व्हील चेयर आती है, हाँ आपका कम्युनिकेशन बोर्ड होता है। ये सब क्या होती है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है। अब चलिए इस पर प्रश्न नंबर 7वां करने से पहले थोड़ा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक छोटा सा ऐड आप सभी के लिए है। देखिए अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है, आपसे डीएड आईडीडी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो पिछले वर्षों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर, पीवाईक्यूज, आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर 7 से लगा करके 8, 9, 10, 11, 12, 13 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तक केवल और केवल ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है 299 में, और ये पीडीएफ केवल और केवल हिंदी लैंग्वेज में रहने वाली है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप 9118182056 पर मैसेज कर दीजिएगा, और वहां पर आपको जो है पेमेंट की डिटेल भेज दी जाएगी। पेमेंट करने के बाद में आपके पास पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। स्पेशल एजुकेटर की क्या भूमिका होती है? स्पेशल एजुकेटर बच्चे का जो है आकलन करता है, ये भी याद रखना। बच्चे का मूल्यांकन करता है, बच्चे के लिए आईपी तैयार करता है, बच्चे के लिए टीएलएम विकसित करता है, बच्चे की समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है, माता पिता को परामर्श देता है, व्यवहार प्रबंधन करता है, प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है, और भैया क्या करता है? सभी के साथ मिलकर के सहयोग करता है। ठीक है भैया। प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते थोड़ा, तो भैया आपने प्रोजेक्ट क्योंकि आपका लास्ट जो फाइल है, लास्ट छठी फाइल है, वो आपकी प्रोजेक्ट की है। तो प्रोजेक्ट के प्रैक्टिकल फाइल पर अगर हम लोग बात कर ले, तो जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसका विषय क्या है? आपने अपनी फाइल में लिखा होगा, उस विषय के बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर लेना। उसका उद्देश्य क्या है? भाई जो भी आपने टॉपिक अपने प्रोजेक्ट की फाइल में, अपनी प्रोजेक्ट की फाइल में लिया है, उस टॉपिक के बारे में देख लेना कि क्या टॉपिक लिया, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है भैया। इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो कहां से आपने डाटा को कलेक्शन किया, ये भी बहुत जरूरी है कि भाई जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया वहां पर आपने डाटा को कहां से एकत्र किया, कहां आप गए, क्या क्या आपने उसमें लिखा, कैसे आपने ऑब्जर्वेशन किया, कैसे लोगों से आपने बात की, कैसे रिकॉर्ड का अध्ययन किया, ये सारी चीजें। केस स्टडी कैसे बनाई आपने? भाई बच्चे की अगर विस्तृत जानकारी आपने बनाई होगी तो वो आपने कैसे बनाई होगी। ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल का क्या महत्व होता है? तो भाई अगर व्यवहारिक कार्य और कौशल को का कोई प्रमाण अगर आपको देना है, तभी आप जो आपने बच्चे के साथ साल भर किया उसका अगर आपको प्रमाण देना है, तो वही तो प्रैक्टिकल फाइल होती है, जो आपने काम किया 1 साल में। इसके बाद में ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी बच्चे के व्यवहार का व्यवस्थित निरीक्षण करना।
क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है? बच्चे की प्रगति की रिपोर्ट दिखाना कि बच्चे ने क्या सीख लिया, कैसे सीख लिया, पहले क्या बच्चा था, अब क्या कर रहा है। तो इसका अगर निरीक्षण करना, इसका अगर रिपोर्ट दिखाना, तो भैया वो क्या कहलाता है? प्रोग्रेस रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है। फैमिली काउंसलिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, परिवार के मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फैमिली काउंसलिंग कहलाती है। ठीक है भैया। उसके बाद में कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन यानी कि सीबीआर क्या है? तो कहेंगे समुदाय स्तर पर पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना आपका समुदाय है। ठीक है। समुदाय स्तर पर आप लोग जाते हैं किसी समुदाय में, और समुदाय में जाकर के लोगों को जो है जागरूक करते हैं, उनको सेवाएं प्रदान करते हैं, बताते हैं इसके बारे में, तो वो क्या है भैया? कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 क्या है? आपको पता है भैया, इसमें 4% का आरक्षण की बात करता है, 21 आपकी डिसेबिलिटी की बात करता है। ठीक है। और इसी के तहत जो है विकलांग व्यक्ति को दिव्यांग व्यक्ति बोला जाने लगा। ठीक है। और इसी के तहत अगर हम लोग बात करें, 5% का आरक्षण आपके जो है शिक्षा में मिलता है, आपको उच्च शिक्षा में आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर, तो एनईपी 2020 का विशेष शिक्षा में क्या महत्व है? भाई विशेष शिक्षा में वो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? भाई क्लासरूम को व्यवस्थित करना, क्लासरूम में हर बच्चा व्यवस्थित रूप से बैठे उठे और आपकी बातों को ध्यान दे, वो है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। टीम टीचिंग क्या है? जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ में अपनी चीजों को पूरा कर रहे होते हैं। शैडो टीचर क्या होता है? शैडो टीचर क्या होता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत सहायता के लिए रखा जाता है। भाई एक टीचर क्या करता है? देखो मैंने टीचर बना दिया, ये है अपना टीचर, और ये मैंने छोटा सा देखो बच्चा बना दिया। ठीक है। ये टीचर क्या करता है? इस बच्चे की सहायता करता है, और वो भी कैसे? व्यक्तिगत रूप से, अकेले कहीं पर भी जाएगा तो उसके साथ में जाएगा, शैडो बन करके, उसकी छाया बन करके। ठीक है। उसको सपोर्ट करेगा। आपका कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? तो समूह में मिलकर के सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाती है। होम बेस्ड एजुकेशन क्या होता है? तो घर पे दी जाने वाली शिक्षा जो होती है वो होम बेस्ड एजुकेशन कहलाती है। ठीक है। रिसोर्स रूम क्या होता है? तो विशेष सहायक सामग्रियां जहां पर रखी होती हैं जो बच्चों को अच्छा सीखने में सहायता करती हैं, सहायक जो है रिसोर्स रूम कहलाता है आपका। ठीक है भैया। उसके बाद में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, संचार और सामाजिक व्यवहार से जुड़ी हुई विकासात्मक अवस्था आपको देखने को मिलती है। ठीक है। जहां पर बच्चे का कम्युनिकेशन समस्या होती है, बच्चे का सोशल, बच्चा जो है आपसे आंखें नहीं मिलाता बच्चा, ये सारी चीजें होती है। इमोशंस डेवलप नहीं होते बच्चे में। ठीक है। इमोशंस होते हैं, उनको व्यक्त नहीं कर पाते बच्चे, सॉरी। ठीक है। बौद्धिक और अनुकूलन कौशल में अंतर, यानी कि सॉरी भैया माफ कीजिएगा जल्दबाजी में जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जहां पर आप कहते हो बच्चे का आईक्यू कम यानी कि बुद्धि कम यानी कि बच्चा जो है एडेप्टेशन के साथ में नहीं कर पाएगा, एडेप्टिव फंक्शन जो होंगे उसमें कमी देखने को मिलेगी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, पढ़ना लिखना गणित संबंधी जो समस्याएं होती हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आती हैं, जहां पर आप डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया के बारे में पढ़ते हो। ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है सारा। उसके बाद में एडीएचडी क्या है भैया? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है? जितनी जल्दी आप बच्चे की अवस्थाओं को जानोगे, बच्चे का डेवलपमेंट जानोगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। उसके बाद में अर्ली आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करते हैं, और पहचान करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है भैया। अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना यानी कि बच्चे को पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है। उसके बाद में इंटरवेंशन करना यानी कि बच्चे की हस्तक्षेप करना, जो अवस्था में बच्चा था उसमें बच्चे को और सहायता देकर के उसको अच्छा बनाना। ठीक है। स्क्रीनिंग क्या है? कभी कभी भैया जवान जो है वो फिसल जाती है। ठीक है। जल्दबाजी में हो जाता है, और दिन भर बोलते रहो, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहो, उसमें भी हो जाता है। भाई क्लासेस भी रहती हैं, आप लोगों की वीडियो भी बनती हैं, तो उसमें कभी कभी हो जाता है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग क्या होती है? इसी को हम लोग जांच बोलते हैं, जो कि प्रारंभिक होती है। हम कह सकते हैं कि भाई समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करना जिनमें अगर हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करते हैं तो उनमें लाभ होता है। ठीक है। ये क्या होती है? बच्चे की प्रारंभिक पहचान होती है। ठीक है। रेफरल क्या होता है? विशेषज्ञ क्या करता है? स्क्रीनिंग करने के बाद में किसी के पास भेजता है और वहां पर वो उस विशेष प्रक्रिया के बारे में पता लगा पाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है?
सीखने के दौरान किया गया मूल्यांकन। भाई बच्चा सीख रहा है और सीखते सीखते मान लीजिए हमने बच्चे को एक लेसन पढ़ाया और एक लेसन के बाद में हमने तुरंत उसका क्या किया, मूल्यांकन कर लिया। 2 लेसन पढ़ाया, 2 लेसन के बाद में हमने क्या किया, मूल्यांकन कर लिया। ठीक है, जो कि आपके सत्र के बीच बीच में किया जाता है और सत्र के अंत में क्या किया जाता है, तो आपको से समेटिव असेसमेंट किया जाता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, तो कहेंगे निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन करना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, तो व्यवहार का निरीक्षण करके उसकी जानकारी प्राप्त करना। चेकलिस्ट क्या है, कौशलों की जांच की सूची। आप लोग देखते होगे चेकलिस्ट लगाते होगे MDPS, ठीक है, MDPS आप लोग लगाते होगे, आप लोग आपका बेसिक MR, ठीक है, ID बच्चे के लिए बेसिक MR लगाते होगे, आप जो है FSEP लगाते होगे। तो ये सब क्या है, आपकी चेकलिस्ट है। आप लोग ईसा लगाते होगे, ISAA, ठीक है, ऑटिज्म बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये सारी क्या है, चेकलिस्ट होती हैं जहां पर आप किसी भी कार्य कौशल की सूची तैयार होती है। ठीक है, पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है, तो विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह आधारित मूल्यांकन जो होता है वो पोर्टफोलियो होता है। जो भी बच्चा काम कर रहा है 1 साल के दौरान और आपने उसको संग्रहित करके रखा है, तो वो क्या है, पोर्टफोलियो है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, तो बच्चे की प्रगति रिकॉर्ड जो की जाती है उसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। प्रोसेस मॉनिटरिंग क्या होती है, तो बच्चे को नियमित रूप से प्रगति की जांच करना प्रोसेस मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, बेस लाइन डाटा क्या होता है, जब बच्चे का आप असेसमेंट करते हो और उस समय बच्चे का रिकॉर्ड निकालते हो। ठीक है, जो आप असेसमेंट करते हो, जो सबसे पहले बच्चे को देखते हो कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके बाद में आप क्या करते हो, बच्चे को इंप्लीमेंट करते हो, बच्चे को आगे बढ़ाते हो। तो जो आप देख रहे हो, जो आप डाटा निकाल रहे हो, वही बेस लाइन डाटा होता है। ठीक है, इवोल्यूशन रिपोर्ट मूल्यांकन का लिखित विवरण होता है, भाई लिखित रूप से आप उसको दो जा करके। ठीक है, लाइफ स्किल क्या होता है, दैनिक जीवन के उपयोग में चीजें। ADL एक्टिविटी आप इसको कहते हो, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। सेल्फ केयर क्या होता है, स्वयं की देखभाल का कौशल। ठीक है, सोशल स्किल क्या है, तो दूसरों के साथ उचित व्यवहार करना सोशल स्किल कहलाती है। कम्युनिकेशन क्या होता है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करने का कौशल जो होता है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, बोल करके कर सकते हैं, लिखित रूप से कर सकते हैं, इशारा करके कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप कर दो। ठीक है, फंक्शनल करिकुलम क्या होता है, तो कहेंगे दैनिक आवश्यकताओं को व्यक्त करने की क्षमता होती है, उसको हम लोग फंक्शनल करिकुलम कहते हैं। वोकेशनल स्किल क्या होती है, रोजगार से जुड़े हुए कौशल। अब रोजगार से जो भी जुड़ा हुआ कौशल है जिससे आप जो है पैसे का आदान प्रदान कर सके, पैसे को कमा सकें, अपनी लाइफ स्किल अच्छी कर सकें। ठीक है, तो वो होता है आपका रोजगार कौशल। भैया वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है भैया, ठीक है। आपका कह सकते हैं कि भाई अवकाश के समय का जो उपयोग करोगे, आप इंडिपेंडेंट जीवन जियोगे। सेल्फ एडुकेसी मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, समुदाय में भागीदारी लेना। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, सभी बच्चों को समान अवसर देना। इक्विटी क्या होती है, जहां पर आवश्यकता के अनुसार बच्चे को सहायता प्रदान की जाए। इक्वालिटी क्या होता है, सभी को समान अवसर देना। ठीक है, एडवोकेसी क्या होती है, अधिकारों के लिए समर्थन करना। ठीक है, कोलेब्रेशन क्या होता है, मिलकर कार्य करना। आपका मल्टी डिस्पेंसरी टीम क्या होती है, जहां पर सभी आते हैं, जहां पर विशेषज्ञ, आपका स्पेशल एजुकेटर, सारे थेरेपिस्ट, माता पिता जो भी आते हैं वो सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी आपके आते हैं मल्टी डिस्पेंसरी टीम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं और लगभग आपके 100 क्वेश्चन से ऊपर मैंने आपको करा दिए हैं। 100+ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं, 50 से लेकर के प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सेकंड वीडियो में देखने को मिल गए। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।